वोडाफोन आइडिया एक ऐसी कंपनी जो आजकल बहुत चर्चा में है। ये सिर्फ मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको ही इम्पैक्ट नहीं करती, बल्कि बहुत से इन्वेस्टर्स जो डेट फंड में इन्वेस्ट करते थे, जैसे कि फ्रैंकलिन में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक दिन में 6% से नीचे चला गया। इसके अलावा बहुत से और फंड थे जो वोडाफोन आइडिया की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए सिर्फ एक दिन में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। हम बताएंगे कि आने वाले दिनों में ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है और क्या आपको अभी भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने कहीं और भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिनका एक्सपोजर वोडाफोन आइडिया में है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करनी चाहिए आने वाले दिनों में। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर और बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के ऊपर और इसके अलावा बहुत से बैंक्स के ऊपर जिन्होंने इस कंपनी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया है, कैसे इम्पैक्ट करेगा और आने वाले दिनों में हमें अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इशू लाइमलाइट में कब आया। तो अगर मैं बात करूं, ये वोडाफोन आइडिया वाला इशू लाइमलाइट में आता है अक्टूबर 2019 में, जब सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है कि टेलीकॉम कंपनीज को 1.47 लाख करोड़ के आसपास का ड्यूज पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इसके ऊपर बहुत पुराना इशू था, क्योंकि कंपनीज बोलती थी कि उनको सिर्फ उतना ही ड्यूज पे करना चाहिए जितना गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बोलता था कि जो टोटल रेवेन्यू जिसके ऊपर उनको ड्यूज पे करना है उसका डेफिनेशन अलग है। तो डेफिनेशन को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से रोक लगा दी। तो उसके बाद टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर बहुत बड़ा ड्यूज पे करने को आ गया। अगर आप बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं कि ये एजीआर वाला क्या इशू था, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जिसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो आप समझ सकते हैं कि वो इशू क्या था। तो उसके बाद टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर आ जाता है 1.47 लाख करोड़ का ड्यूज पे करने की बात। तो अगर मैं बात करूं इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की, वो पहले ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में था। तो उसमें से निकल के आता है वोडाफोन आइडिया, जिसके ऊपर पहले ही बहुत बड़ा डेट था और उसके बाद उनके ऊपर ये ड्यूज की वजह से उनके ऊपर एक लाइबिलिटी निकल के आती है 52,000 करोड़ की, जिसके चलते सितंबर 2019 में वोडाफोन आइडिया इंडियन इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी कंपनी का बिगेस्ट लॉस बुक करता है। वो बताता है कि उनको सितंबर 2019 वाले क्वार्टर में 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस हुआ। तो दोस्तों अगर हम उस इशू की बात करें तो वो इशू आगे चलता रहा और मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत उम्मीद थी कि वोडाफोन आइडिया को कोई ना कोई रिलीफ दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वोडाफोन आइडिया अच्छे से ऑपरेट कर सके और जो ड्यूज थे उनको मे भी थोड़े टाइम बाद पे कर सके, जिसके चलते हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने वापस इसका शेयर बाय करना स्टार्ट किया और ये शेयर वापस फिर से थोड़ा ऊपर को गया। लेकिन उसके बाद एकदम से फिर न्यूज़ निकल के आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन देने से बिल्कुल मना कर दिया और वोडाफोन आइडिया को आने वाले कुछ ही दिनों में अपने पूरे के पूरे ड्यूज पे करने पड़ेंगे, जिसके चलते मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा डर गए और वोडाफोन आइडिया में हैवी सेलिंग स्टार्ट हुआ, जिसके चलते एक दिन में ही वोडाफोन आइडिया का शेयर 25% से भी ज़्यादा नीचे गिर गया। तो दोस्तों ये तो थी इक्विटी की बात कि अगर आपने वोडाफोन आइडिया का शेयर खरीदा होता तो आपके ऊपर क्या असर पड़ता। बट अब हमें बात डेट की भी करनी चाहिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने ये ड्यूज तो पे करने ही करने हैं, बट इसके अलावा इसके ऊपर बहुत सारा डेट है, जो डेट इन्होंने बहुत अलग अलग जगहों से लिया था। जैसे कि अगर मैं वोडाफोन आइडिया के डेट की बात करूं तो इनके ऊपर ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास का डेट है, जिनमें से बहुत बड़ा चंक इनका बैंक से निकल के आता है कि इन्होंने बहुत से बैंक से डेट लिया हुआ था। इसके अलावा इन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनी से भी डेट लिया हुआ था। तो हमें थोड़ा डिटेल में बात करनी चाहिए कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड कंपनीज ने वोडाफोन आइडिया को डेट दिया था और कितना डेट दिया था। तो अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं कि वोडाफोन आइडिया के पास म्यूचुअल फंड से कितना डेट निकल के आया था, तो उनके पास था 3400 करोड़ के आसपास का डेट। और जब भी हम किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यही लगता है कि डेट म्यूचुअल फंड बहुत सेफ होते हैं और उनमें रिस्क होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस था, जिस केस में बहुत से डेट म्यूचुअल फंड ने एक दिन में बहुत ज़्यादा लॉस दिया अपने इन्वेस्टर्स को। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इन्होंने टोटल 3400 करोड़ के आसपास का डेट लिया था म्यूचुअल फंड कंपनीज में से, तो उनमें से 60% के आसपास का एक्सपोजर सिर्फ फ्रैंकलिन इंडिया का था। तो जिस दिन ये बात हुई कि वोडाफोन आइडिया को आने वाले कुछ ही दिनों में अपने पूरे ड्यूज क्लियर करने हैं, तो उनको लगा कि शायद वोडाफोन आइडिया ये डेट उनका पे बैक नहीं कर पाएगा, जिसके चलते उन्होंने अपने पूरे डेट को राइट ऑफ कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राइट ऑफ क्या होता है। तो कोई कंपनी जब उनको लगता है कि सामने वाली पार्टी जिनको उन्होंने डेट दिया था वो वापस नहीं दे पाएंगे, तो वो उसको एज अ लॉस बुक कर लेते हैं।
तो फ्रैंकलिन इंडिया जिनका 60% का एक्सपोजर था वोडाफोन आइडिया में, उन्होंने पूरे का पूरा लॉस बुक कर लिया, जिसके चलते एक दिन में उनके मैक्सिमम म्यूचुअल फंड 4 to 7% के आसपास नीचे चले गए। लेकिन फ्रैंकलिन के अलावा भी बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड थे जिनका वोडाफोन आइडिया में बहुत बड़ा एक्सपोजर था, जैसे कि यूटीआई और निपन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अगर मैं यूटीआई की बात करूं तो यूटीआई के एक म्यूचुअल फंड का एनएवी एक दिन में 11% से भी ज़्यादा से नीचे चला गया। दोस्तों लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड का डेट फंड्स का एक दिन में एनएवी 6% से नीचे कैसे चला गया और इन्होंने राइट ऑफ क्यों किया? क्या इसके पीछे कुछ मैंडेटरी था या इन्होंने प्रिकॉशनरी स्टेप लेते हुए पहले ही राइट ऑफ कर दिया? तो दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड के केस में एक सेबी का गाइडलाइन होता है कि जब भी डेट म्यूचुअल फंड किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट का रेटिंग जब BBB से नीचे जाता है तो उस केस में डेट म्यूचुअल फंड को उस इंस्ट्रूमेंट को अपनी बुक में से राइट ऑफ करना पड़ता है, और जितना वो राइट ऑफ करते हैं उतना एनएवी पे हिट होता है, और जितना एनएवी नीचे जाता है उतना आपको लॉस होता है। लेकिन वोडाफोन आइडिया के केस में अभी तक इसकी रेटिंग एजेंसीज ने रेटिंग BBB से नीचे नहीं की थी, मतलब कि अभी तक यहाँ पे रेटिंग डाउनग्रेड नहीं हुआ था, बट फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड ने पहले ही इसका राइट ऑफ कर दिया। मतलब इन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए पहले ही राइट ऑफ कर दिया ताकि कल को जाके यहाँ पे कोई लिक्विडिटी कंसर्न ना हो। तो दोस्तों फ्रैंकलिन के अलावा और भी काफी म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने राइट ऑफ कर दिया प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए, क्योंकि उनको लगा कि शायद वोडाफोन आइडिया इस पैसे को कभी पे बैक नहीं कर पाएगा अगर आने वाले दिनों में वहां पे कुछ प्रॉब्लम होता है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे राइट ऑफ क्यों हुआ और उसके ऊपर आपका क्या इंपैक्ट पड़ा। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जानना चाहते होंगे कि एज ए इन्वेस्टर मैं क्या करूं? अगर मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था तो क्या मैं अपना पूरा का पूरा पैसा बाहर निकाल लूँ या मुझे कुछ दिन वेट करनी चाहिए? तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे अपना पैसा पूरा एक दिन में बाहर निकाल लेते हैं तो आप सीधा 6% का लॉस बियर कर लेते हैं, और अगर कल को वोडाफोन आइडिया अपना पे बैक कर देता है, अपना डेट का पैसा वापस दे देता है, तो जो बेनिफिट एनएवी पे मिलेगा वो बेनिफिट आप पे पास नहीं होगा क्योंकि आप इसे एग्जिट कर गए होंगे। तो अगर आप यहाँ पे अभी एग्जिट करते हैं तो सीधा आप लॉस बुक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड रहते हैं तो एक चांस बन सकता है कि कल को अगर वोडाफोन आइडिया अपना डेट पे बैक करता है और एनएवी में कुछ फायदा होता है तो आपको वो फायदा वापस में मिल सकता है, और जो लॉस अभी हुआ है राइट ऑफ की वजह से हो सकता है कि वो लॉस आने वाले दिनों में आपका रिकवर भी हो जाए। तो दोस्तों अब मैंने आपको ये समझा दिया कि ये इशू क्या था, इसके बाद इसका शेयर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और इसके बाद अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और आपको रिसेंट के दिनों में लॉस हुआ था तो मैंने उसका रीजन भी बता दिया। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत बड़ा डेट है और उसका सिर्फ 4000 करोड़ के आसपास उनका म्यूचुअल फंड से निकल के आता है तो बाकी डेट भी किसी ना किसी ने दिया होगा। तो अगर आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें भी कोई ना कोई नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो चलिए अब मैं बात करता हूं कि वो कौन कौन से बैंक्स हैं जिनका एक्सपोजर वोडाफोन आइडिया के केस में बहुत ज़्यादा है, और अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपके ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले बैंक की जिसका एक्सपोजर बहुत बड़ा है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, तो वो है येस बैंक। अगर मैं बात करूं कितना एक्सपोजर है तो येस बैंक का वोडाफोन आइडिया के ऊपर 5000 करोड़ का एक्सपोजर है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर कल को कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वोडाफोन आइडिया में तो येस बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर मैं बात करूं सेकंड बैंक की, तो सेकंड बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। एसबीआई का एक्सपोजर वोडाफोन आइडिया के ऊपर है 4700 करोड़ के आसपास का, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा एक और पब्लिक सेक्टर बैंक है पीएनबी, जिसका बहुत बड़ा एक्सपोजर है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। इसके अलावा इंडसलैंड बैंक, ऐसे और भी बहुत से बैंक हैं जिनका वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत बड़ा एक्सपोजर है। तो ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि वोडाफोन आइडिया कैसे सॉल्वेंट रह पाता है, कैसे अपने बिजनेस ऑपरेशंस को वापस सही से स्ट्रीमलाइन करता है और कैसे ड्यूज को पे कर पाएगा। तो दोस्तों चलिए अब मैं वापस आता हूँ अपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे कि अब एज अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए या इससे रिलेटेड जो जो कंपनीज हैं मुझे उसके शेयर्स में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या वेट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि आपको कभी भी स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। स्पेकुलेशन होता है एक तरीके का सट्टा, कि आप बिना सोचे समझे कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि शायद आने वाले कुछ ही दिनों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो अगर आप ये सोच के कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लॉस लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहते हैं तो आपको थोड़ा दिन वेट करके देखना चाहिए कि ये कैसे अपने ड्यूज़ को पे कर पाएगा, और इसके अलावा ये कैसे अपने बिजनेस ऑपरेशंस को वापस से सही तरीके से स्ट्रीमलाइन करेगा, और इसके अलावा कैसे एक अच्छा प्लान को चार्ट आउट कर सकता है कि कैसे अपने डेट को रीपे करेगा। और उसके बाद आप एक लॉन्गर होराइजन के बारे में सोच के इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा हमें एक और बहुत अच्छी लर्निंग मिलती है पूरी केस स्टडी से, और वो ये है कि हमें डेट फंड को कभी भी बिल्कुल रिस्क फ्री नहीं समझना चाहिए।
तो मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले उसके रिस्क को देखें। तो आगे से आप कभी भी अगर किसी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो उसके होल्डिंग में जाके चेक कर लें कि उस डेट फंड ने किस किस को डेट दिया हुआ है, और अगर वहाँ पे कोई कंपनी है जिसके बिजनेस ऑपरेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और आने वाले दिनों में वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको उस डेट फंड से शिफ्ट करके दूसरे डेट फंड में पैसा लगा लेना चाहिए। और इसके अलावा आपको कभी भी सिर्फ एक डेट फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, आपके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे होल्डिंग्स अलग अलग हों, ताकि अगर एक जगह छोटा सा इशू आए तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कभी भी खराब ना हो। तो दोस्तों, ये जो हमने वीडियो बनाया था प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था। हम किसी भी वीडियो में किसी भी शेयर को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं करते। हम जो भी वीडियोस बनाते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाते हैं, ताकि मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पे हर वीक 2 से 3 वीडियोस एजुकेशनल पर्पज़ के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया रिबाउंड कर सकता है। अगर कर सकता है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, और अगर आपको लगता है कि नहीं रिबाउंड कर सकता तो उसके पीछे आपका क्या रीज़न है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।